नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की क्लासेस में हम क्लास 10 की पॉलिटी का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें आज के चैप्टर में हम जनसंघर्ष और आंदोलन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा ये सेशन यूपीएससी स्टेट पीसीएस साथ ही किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया कर इसे देखना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सेशन को एंड तक जरूर देखें। जनसंघर्ष और आंदोलन के चैप्टर में सबसे पहले नेपाल और बोलीविया में जनसंघर्ष को एक केस स्टडी के रूप में दिया गया है कि इससे हम किसी भी जनसंघर्ष का आंदोलन कैसा होता है और उससे निपटने के लिए या फिर उसकी विशेषताएं क्यों होती हैं और कोई भी चीज़ें जनसंघर्ष के रूप में क्यों तब्दील होता है, इन सभी के बारे में समझने के लिए बताया गया है। 2006 अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन खड़ा हुआ और नेपाल की लोकतंत्र तीसरी लहर के देश में से एक है, जहां लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ था। नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, लेकिन वास्तविक सत्ता का उपयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में था। अत्यांतिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस संक्रमण को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्लेआम में राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई और नेपाल के नए राजा ज्ञानेन्द्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया। वहीं सन 2025 की फरवरी में राजा ज्ञानेन्द्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया और 2026 के अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथ में सौंपना था। फिर संसद की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक 7 पार्टी अलायंस बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया और इस प्रतिरोध ने जल्द ही आपातकालीन बंद का रूप ले लिया और इसमें माओवादी, बागी और अन्य संगठन भी साथ हो गए और लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़क पर उतर आए। तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाल की मांग कर रहे थे और लोगों की इतनी बड़ी तादाद के आगे सुरक्षा बल की एक भी नहीं चली। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायत देने की घोषणा की, जिसे आंदोलनकारियों ने स्वीकार नहीं किया और नेता अपनी मांग पर अडिग रहे और संसद को बहाल किया जाए और सर्वदलीय सरकार बने और नई संविधान सभा का गठन भी हो। तो कैसे देख रहे हैं कि लोकतंत्र में लोग अपनी मांग के लिए आवाज़ भी उठा सकते हैं और उसे पूरा करवाने के लिए एक संगठित आंदोलन का भी आह्वान कर सकते हैं। 24 अप्रैल 2006 को अल्टीमेटम का अंतिम दिन था और इस दिन तीनों मांगों मानने के लिए बाध्य हुआ और एसपीए ने गिरिजा प्रसाद कोइराला का अंतरिम सरकार को प्रधानमंत्री चुना गया और अंतरिम सरकार वह सरकार होती है जो कुछ दिन को कामकाज को चलाने के लिए उनका गठन होता है। संसद फिर बहाल हुई, इसने अपनी बैठक में कानून पारित किया और कानून के सहारे राजा को अधिकांश शक्तियाँ वापस ले ली गई और नई संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीके एसपीए और माओवादी के बीच सहमति बनी, यानी कि नई संविधान सभा के निर्वाचन के लिए एसपीए और माओवादी के बीच सहमति से उनका निर्वाचन किया गया और 2008 में नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ और एक संघीय लोकतंत्र गणराज्य बना और 2015 तक यहाँ नए संविधान को अपनाया गया और नेपाल के लोग यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। तो आइए हम जानते हैं माओवादी क्या होता है।
चीनी क्रांति के नेता माओ के विचार को मानने वाले साम्यवादी थे। माओवादी मजदूर किसान के शासन को स्थापित करने के लिए सशस्त्र क्रांति के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। नेक्स्ट है बोलीविया का जल युद्ध। नेपाल और पोलैंड की कथाएं लोकतंत्र की स्थापना अथवा पुनरुद्धार की बातें बताती है और जन संघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही खत्म नहीं होती है। यानी कि अगर किसी भी देश में लोकतंत्र हो जाता है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वहाँ जन संघर्ष नहीं होगा। हमारे ही देश में लोकतंत्र है तो हमारे ही देश में कई बार किसान अपनी मांग के लिए आंदोलन करते हैं या जन संघर्ष करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में लोकपाल के लिए इस तरह के आंदोलन और जन संघर्ष हुआ था। बोलीविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष चलाया। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की जीवंतता से जन संघर्ष का अंदरूनी रिश्ता है। यानी कि अगर जन संघर्ष होगा तो जन संघर्ष से भी लोकतंत्र जीवित रहता है। बोलीविया लातिन अमेरिका का एक गरीब देश है और विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगरपालिका द्वारा जल पूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला और सरकार ने कोचबाम्बा शहर में जल पूर्ति के अधिकार को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया और कंपनी ने आनन फानन पानी की कीमत को 4 गुना इजाफा कर दिया और जिससे अनेकों लोगों का पानी का मासिक बिल 1000 रुपये तक जा पहुंचा, जबकि बोलीविया में लोगों की औसत आमदनी 5000 रुपये महीना थी। और इस तरह से वहाँ भी एक स्वतः जन आंदोलन स्फूर्त हुआ और सन 2000 की जनवरी में श्रमिकों, मानवाधिकारों तथा सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन ने आकार ग्रहण किया और इस गठबंधन ने शहर में 4 दिनों को कामयाब आम की हड़ताल की और सरकार बातचीत के लिए राजी हुई और हड़ताल वापस ले लिया गया। फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। फिर से फरवरी में आंदोलन की शुरुआत हुई, लेकिन इस बार पुलिस ने बर्बरतापूर्वक दमन किया और अप्रैल में एक और हड़ताल हुई और सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया और जनता की ताकत के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा और सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांगें माननी पड़ी। बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया करार रद्द कर दिया गया और जल आपूर्ति दोबारा नगर पालिका को सौंपकर पुरानी दरें कायम की गई और इस आंदोलन को बोलीविया के जल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम जानते हैं लोकतंत्र और जनसंघर्ष। लोकतंत्र का जनसंघर्ष के जरिए ही विकास होता है। ऊपर की स्लाइड में भी हमने देखा कि कैसे लोकतंत्र और जनसंघर्ष के द्वारा नेपाल में राजतंत्र का अंत हुआ और वहीं बोलीविया में लोकतंत्र और जनसंघर्ष की वजह से ही पानी का युद्ध हुआ, जल युद्ध हुआ और वहाँ फिर उनकी मांगों को भी पूरा किया गया। यह भी संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले आम सहमति से हो जाएं और ऐसे फैसले के पीछे किसी तरह का संघर्ष न हो, फिर भी इसे अपवाद ही कहा जाएगा। लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी अमूमन वही होती है जब सत्ताधारी और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वाले संघर्ष होता है। ऐसी घड़ी तब आती है जब कोई देश लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा हो और उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो अथवा वहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की प्रक्रिया में हो। लोकतंत्र संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। संभव है कि कभी कभी इस जनसंघर्ष का समाधान मौजूदा संस्था मसलन सांसद और न्यायपालिका के जरिए भी हो जाता है। यानी कि ऐसे संघर्ष कभी कभी सांसद और नगरपालिका के जरिए भी इनका समाधान हो जाता है। जरूरी नहीं है कि उनको बड़े स्तर पर ही पहुंचाया जाए, लेकिन जब विवाद ज़्यादा गहन होता है तो ये संस्थाएं स्वयं उस विवाद का हिस्सा बन जाती हैं
और ऐसे में समाधान इन संस्थाओं के जरिए नहीं बल्कि उनके बाहर यानी जनता के माध्यम से भी होता है। ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होता है और ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतः स्फूर्त होने का भाव भी कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होता है, लेकिन जनता को स्वतः स्फूर्त सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है। संगठित राजनीति के माध्यम से हो सकता है और ऐसे माध्यम में राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है लामबंदी और संगठन। नेपाल ने अनियतकालीन हड़ताल का आह्वान 7 दलों के गठबंधन यानी एसपीए ने किया था और इस गठबंधन में ऐसे 7 बड़े दल शामिल थे जिनके कुछ न कुछ सदस्य संसद में थे। लेकिन इस संघर्ष के पीछे सिर्फ एसपीए का हाथ नहीं था। इस संघर्ष में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने भी भाग लिया, जिससे संसदीय लोकतंत्र का विश्वास नहीं है। इस पार्टी ने नेपाल की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चला रही थी और नेपाल के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया। और नेपाल के जन संघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा अनेक संगठन शामिल थे। सभी बड़े मजदूर संगठन और उनके परिसंघों ने इस आंदोलन में भाग लिया और अन्य अनेक संगठन मसलन मूलवासी लोगों के संगठन, शिक्षक, वकील, मानवाधिकार कर्ताओं के समूह ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। वहीं पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलीविया में जो आंदोलन चला उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की, बल्कि इस आंदोलन का नेतृत्व फेडेकोर नामक संगठन ने किया था। यानी कि जरूरी नहीं है कि हर जन आंदोलन के पीछे किसी पार्टी का भी हाथ हो। इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे और इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों के एक संघ, कारखाने मजदूर के संगठन के परिसंघ, कोचबाम्बा विश्वविद्यालय के छात्र और शहर में बढ़ती बेघर बाल बच्चों की आबादी ने समर्थन दिया था। और सन 2006 में बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता हासिल हुई। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं और ये संगठन 2 तरह की भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में किसी फैसले पर असर डालने का एक जाना पहचाना तरीका राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करने का होता है। इसके लिए पार्टी बनाई जाती है, चुनाव लड़ा जाता है और सरकार बनाई जाती है और हर नागरिक इतने प्रत्यक्ष ढंग से भागीदार नहीं करते हैं। संभव है कि नागरिक की इच्छा हो अथवा प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी की उसे ज़रूरत महसूस नहीं होती है, उसके पास इसके लिए जरूरी कौशल का अभाव हो और ऐसे में वह सिर्फ मतदान करके प्रत्यक्ष राजनीति में अपनी भागीदारी निभाता है। दबाव समूह और आंदोलन। कई बार दबाव समूह भी हमारे लिए कार्य करती है। राजनीतिक पार्टियों के समान ही दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता है, बल्कि दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान हित, पेशे हित और आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। और नेपाल में हुए जनसंघर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन भी कहा गया है। हम अक्सर कई तरह के सामूहिक कार्रवाइयों के लिए जन आंदोलन जैसे शब्द व्यवहार में सुनते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ, सूचना के अधिकार का आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन तथा पर्यावरण आंदोलन। दबाव समूह के समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दबाव समूह के विपरीत आंदोलन में संगठन ढीला होता है। आंदोलन में फैसले अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं और ये फैसले लचीले होते हैं और आंदोलन जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होता है, न कि जनता पर। विशेष वर्ग के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह अमूमन समाज के किसी हिस्से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देते हैं। मजदूर संगठन, व्यवसायिक संघ और पेशेवर
निकाय के इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण हैं। और ये दबाव समूह वर्ग विशेषी होते हैं क्योंकि ये समाज के किसी खास तबके, मसलन मजदूर, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगपति के अनुयायी अथवा किसी खास जाति आदि का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ऐसे दबाव समूह का मुख्य सरोकार पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करने का होता है। कुछ संगठन समाज के किसी एक तबके के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये संगठन सर्वमान्य हितों की नुमाइंदगी करते हैं जिनकी रक्षा जरूरी होती है। संभव है ऐसे संगठन जिस उद्देश्य को पाना चाहते हैं उसे इसके लिए सदस्य का कोई लाभ न हो। बोलीविया के फेडोकोर नामक संगठन भी ऐसे ही संगठन का उदाहरण है। नेपाल के मामले में हमने देखा कि वहाँ मानवाधिकार संगठनों ने भी भागीदारी निभाई और दूसरे किस्म के संगठनों को जन सामान्य के हित समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं। ऐसे संगठन किसी खास हित के बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इनका लक्ष्य अपने सदस्यों की नहीं बल्कि किन्हीं और की भी मदद करना होता है। मिसाल के लिए हम बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले समूहों का नाम ले सकते हैं। ऐसे समूह अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि बंधुआ मजदूरों के बोझ तले पीस रहे लोगों के लिए लड़ते हैं। जन सामान्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ऐसे उद्देश्यों को साधने के लिए आगे आए जिससे बाकियों के साथ साथ उन्हें भी फायदा होता है। बामसेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी अप्लाइज फेडरेशन, बामसेफ का ये फुल फॉर्म है। ये संगठन जातिगत भेदभाव के खिलाफ के शिकार अपने सदस्यों की समस्याओं को देखते हैं, लेकिन उनका मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए समानता का हासिल करना होता है। वहीं आंदोलनकारी समूह दबाव समूह के समान किसी आंदोलन में कई तरह के समूह शामिल होते हैं। अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं और ऐसे आंदोलन एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं और कुछ आंदोलन ज़्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं और एक व्यापक लक्ष्य को बहुत बड़ी समयावधि में हासिल करना चाहते हैं। नेपाल में उठ रहे लोकतंत्र के आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य था राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना। इन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था और भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन आंदोलनकारियों के समूह का एक अच्छा उदाहरण है। नर्मदा पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के कारण लोग विस्थापित हुए थे और यह आंदोलन इसी खास मुद्दे को लेकर शुरू हुआ जिसका उद्देश्य था बांध बनाने को रोकना। धीरे धीरे इस आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया और इसने सभी बड़े बांध और विकास के उस मॉडल पर सवाल उठाए जिसमें बड़े बांध को अनिवार्य साबित किया गया। और ऐसे आंदोलन का नेतृत्व बड़ा स्पष्ट होता है और उनका संगठन भी होता है। ऐसे आंदोलन थोड़े बहुत समय तक ही सक्रिय रह पाते हैं। किसी एक मुद्दे पर आधारित ऐसे आंदोलन के वर्षक उन आंदोलनों को रखा जा सकता है जो लंबे समय तक चलते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा मुद्दे होते हैं। और पर्यावरण के आंदोलन तथा महिला आंदोलन ऐसे ही आंदोलनों की मिसाल है। पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत अनेक संगठन और खास मुद्दे पर आधारित आंदोलन शामिल होता है जिसमें इनके सबके संगठन अलग अलग भी होते हैं। और नेतृत्व का भी अलग है और नीतिगत मामले में पर अक्सर उनकी राय अलग अलग होती है। इसके बावजूद एक व्यापक उद्देश्य के ये साझेदारी हैं और इनका दृष्टिकोण एक जैसा है। इसी वजह से इन्हें एक आंदोलन यानी पर्यावरण आंदोलन का नाम दिया जाता है। और कभी कभी ऐसे व्यापक आंदोलन का एक ढीला ढाला सा सर्व समावेशी संगठन होता है। मिसाल के लिए नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट ऐसा ही संगठन का
ऐसे संगठनों का संगठन है। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कैसे असर डालते हैं? तो दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह से असर डालते हैं। दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करते हैं, और इसके लिए सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना, अर्जी देना जैसा भी शामिल होता है। और ऐसे समूह अक्सर हड़ताल और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपाय ढूंढते हैं, और मजदूर संगठन, कर्मचारी और अधिकतर आंदोलनकारी समूह अक्सर ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो। और व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं अथवा महंगे विज्ञापनों को प्रायोजित करते हैं। और दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों या आधिकारिक निकायों में शिरकत कर सकते हैं। हालांकि दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते हैं, वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। अधिकतर आंदोलन किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होते, लेकिन उनका एक राजनीतिक पक्ष भी होता है। आंदोलन की राजनीतिक विचारधारा होती है और बड़े मुद्दे उनका राजनीतिक पक्ष होता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच का रिश्ता कई रूप धारण कर सकता है, जिसमें से कुछ प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ तो अप्रत्यक्ष होते हैं। कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए होते हैं तथा उनका नेतृत्व राजनीतिक दल के नेता करते हैं। कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं, जैसे भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए जाते हैं अथवा उनकी राजनीतिक दलों से संबद्धता होती है। और ऐसे दबाव समूह के अधिकतर नेता अमूमन किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता होते हैं। कभी कभी आंदोलन राजनीतिक रूप अख्तियार कर लेता है, जैसे विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम में आंदोलन चलाया और इस आंदोलन की समाप्ति हुई तो उसे असम गण परिषद का रूप ले लिया गया। वहीं सन 1930-40 में DMK, AIMDK जैसी पार्टियों की जड़ें इन सुधार आंदोलनों में ढूंढी जा सकती है। अधिकांशतः दबाव समूह और आंदोलन की राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं, और फिर भी इनके बीच संवाद कायम होता है और सुलह की बातचीत चलती रहती है। आंदोलनकारी समूह ने नए नए मुद्दे उठाए और राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों को आगे बढ़ाया है। राजनीतिक दलों के अधिकतर नए नेता दबाव समूह या आंदोलनकारी समूह से आते हैं। क्या दबाव समूह आंदोलन के प्रभाव पर सकारात्मक भूमिका निभाते हैं? शुरुआती तौर पर लग सकता है कि किसी एक तबके के हितों को नुमाइश करने वाले दबाव समूह लोकतंत्र के हितकारक नहीं है, और लोकतंत्र के किसी एक तबके नहीं बल्कि सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए लोकतंत्र में। यह भी लग सकता है कि ऐसे समूह सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से बचना भी चाहते हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये समूह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। दबाव समूह और आंदोलन को जनता से समर्थन अथवा धन न मिले तो यह सकारात्मक हो सकते हैं। दबाव समूह को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त होता है, लेकिन उनके पास धन ज़्यादा हो और इसी बूते पर अपने संकुचित एजेंडे पर वे सार्वजनिक बहस को मोड़ने में सफल भी हो जाते हैं। कभी कभी शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कई अहितकारक गतिविधियां नहीं, बशर्ते इसका अवसर सबको प्राप्त हो। सरकार अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती है और जनसाधारण के हित समूह और आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकारी में उपयोगी भूमिका निभाते हैं
और आम लोगों को ज़रूरत और सरोकारों से सरकार को अवगत भी कराते हैं। वर्ग विशेषी हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जब विभिन्न समूह सक्रिय हो तो कई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता है। यदि कोई एक समूह सरकार के परे अपने हितों में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह इसके प्रतिकार में दबाव डालेगा और नीतियां इस तरह से ना बनाई जाए। सरकार को भी ऐसे में पता चलता है कि समाज के विभिन्न तबके क्या चाहते हैं, और इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य और शक्ति संतुलन करना भी संभव हो पाता है। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। इस सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट भाग ये था कि यूपीएससी के स्टेट पीसीएस में दबाव समूह के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें बताने की कोशिश किया गया है कि दबाव समूह किस प्रकार से हमारे देश की शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं, और उसके देश के शासन व्यवस्था में उनकी क्या भूमिका होती है, वो किस तरह से सक्रिय भूमिका भी प्रदान करते हैं, और वो कैसे सरकार पर प्रेशराइज डाल करके अपने मनमाने मुद्दे को या फिर अपने मुद्दे को किस तरह से मनवाने की कोशिश भी करती है। तो मिलते हैं कल घटना चक्र के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।